दोस्तों, जय भीम नवोदय। मैं राजकुमार गौतम आज जो है शराय शियाना एक तहसील पड़ती है और जिला लगता है बुलंदशहर। ये एक ऐसी ऐतिहासिक जगह बना दी गई है बहुजन समाज के उन योद्धाओं ने, जो कभी नहीं बन सकती थी, लेकिन उनका प्रयास सार्थक ऐसा रहा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये एक स्तंभ जिसको बहुजन क्रांति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और 2 अप्रैल 2018 की घटना की अगर बात करें तो बहुजन समाज के तकरीबन 13 बच्चों ने अपनी शहादत दी SC ST के आरक्षण पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने उसमें मोहर लगाने की कोशिश की थी। उस आंदोलन के अंदर जो है अपनी आहुति देने वाले, यानी कि अपने आप को शहीद करने वाले उन लोगों की याद में ये जो है बहुजन क्रांति स्तंभ को बनाया गया। आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से पेशवाओं की जो गुलामी थी उससे मुक्ति पाने के लिए, पेशवा के राज में जो उत्पीड़न और शोषण किया जाता था, उससे मुक्ति पाने के लिए महार रेजिमेंट के जो लोग थे, जो महार हुआ करते थे, उन्होंने 28,000 पेशवाओं की सेनाओं को रातों रात काट दिया। और उसके बाद में उसी तरीके से एक स्तंभ वहाँ भी जो है भीमा कोरे गाँव के पास में बनाया गया, जहाँ हमारे शहीदों को बाबा साहब खुद जो है नमन करने जाते थे। उसी तरीके से आज बहुजन क्रांति स्तंभ को हम आपको दिखाने लाए अपने चैनल के माध्यम से। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी जगह बनाई गई है जहां तमाम देश और दुनिया के लोग अब यहाँ आते हैं। उन 13 नौजवान जो युवा साथी थे, शहीद हुए जो है, उनको आके यहाँ नमन करते हैं। आज हम भी दिल्ली से करीब 100-125 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ बहुजन क्रांति स्तंभ पे पहुँचे हैं। और यहाँ जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे मुलाकात भी कराएंगे। इसी कड़ी में मैं आपको जो है सबसे पहले एक हमारे साथी मित्र हैं, उनसे मुलाकात कराना चाहूँगा। हमारे बीच रूपराम जी हैं। देखा जाए तो बहुजन क्रांति स्तंभ की जो निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं आप, और इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे बना है, कम से कम शब्दों में। दरअसल हमारे गांव में एक प्रोग्राम होता है, चलो गांव की ओर। हाँ, उसमें हम हर साल मीटिंग करते हैं। जो हमारे गांव के बाहर के लोग रहते हैं, सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो नवंबर के महीने में आते हैं सारे लोग। हाँ। तो उसी में ये मैंने प्रस्ताव रखा था और उसी में इसका अनुमोदन हो गया था। सभी लोग जितने भी आए थे, करणलाल जी थे, PP अशोक थे और बहुत सारे लोग थे। दिन तारीख कौन सी थी, कैसे शुरुआत हुई? ये नवंबर 22 की बात है जी। नवंबर 22 में तब हुआ था। 28 नवंबर को हुआ था मीटिंग, और उसमें प्रस्ताव पारित हुआ था कि एक वो जो 13 लोग 2 अप्रैल 18 में जो शहीद हो गए थे, उन लोगों की याद में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी, हाँ, कोई सब लोग भूल गए। 5 वर्ष हो गए और 5 वर्ष में कोई भी कहीं पूरे देश के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बस अब प्रोग्राम करते हैं और खत्म हो जाता है। हाँ। तो हमारी एक दिली इच्छा ये हुई कि उनकी याद में कोई ऐसी इस तरह की कोई यादगार बनाई जाए। हाँ हाँ। तो उसी में हमने ये प्रस्ताव रखा था कि भाई उन 13 लोगों की याद में जो हम लोगों के लिए शहीद हो गए, हम लोगों के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो हम उन लोगों के लिए एक स्मारक बनाए। तो उसी में उस मीटिंग में प्रस्ताव पारित हो गया था। रूपराम जी, मैं आपको रोकते हुए मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जी। घर में अगर 2 ईंटें चुपकानी हो तो उसके लिए गारा, मिट्टी, सीमेंट सबका इंतजाम करना पड़ता है, मिस्त्री को बुलाया जाता है, पैसा देना होता है। तो इतना बड़ा स्तंभ बना दिया गया, तो ऐतिहासिक कार्य हो गया, उसके लिए व्यवस्था ये सारा। हमारे गाँव के जितने भी लोग थे, हाँ, जो मीटिंग में आए हुए थे, उसमें कम से कम 100-150 लोग आए हुए थे बाहर से लोग। उसमें मदन पाल अशोक भी थे, करणलाल अशोक भी थे, और जो अधिकारी हैं बहुत सारे लोग हैं, कुंवरपाल जी भी थे, गंगा प्रसाद जी भी थे, और बहुत सारे लोगों ने जो है वहाँ मीटिंग में प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था। और सभी ने कह दिया था कि हम सहयोग करेंगे। और मैं भी उस समय रिटायर हुआ था, तो मेरी भी दिली इच्छा ये थी कि 4-5 लाख रुपए मैं अपने पास से भी लगा के इसका छोटा, लेकिन इतने बड़े का हमारा अंदाजा नहीं था। हाँ। और मैं तो सबसे पहले उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है। हाँ। जितनी भी मैं भारतवर्ष के कोने-कोने से लोगों ने इसमें दान दिया है। हाँ। और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और गांव के हर आदमी ने इसमें सहयोग किया है, चाहे लेबर के रूप में किया है, चाहे पैसे के रूप में किया है। बड़े उत्साह के साथ जो है 2 अप्रैल 2023 में ये कंप्लीट हो गया था। क्या लगता है कि जिस तरीके से ये सारा सब कुछ बन के तैयार हो गया, क्या लोग इसको आते हैं, देखते हैं, यहाँ अपने सरस मन अर्पित करते हैं? दूर दूर से आते हैं, बल्कि इंग्लैंड से भी आए थे एक सज्जन, तो इसे देखने के लिए आए थे स्पेशली। और वो आए थे, उन्होंने सहयोग भी किया था।
और राहुल पवार जी हैं दिल्ली से, वो अमेरिका में रहते हैं, वाशिंगटन। हाँ। तो उसका वो भी कई बार जो है इस विषय में संपर्क करते रहते हैं। हाँ। तो काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है इसमें और सभी के सहयोग से ये बन पाया। चलिए, हमारे साथ करणलाल अशोक जी है और देखा जाए खुद आप इस गांव से हैं। जानना चाहेंगे करणलाल अशोक जी, जो जगह है जहां ये बहुजन क्रांति स्थापित किया गया, कौन सी जगह है, दिल्ली से डिस्टेंस कितना है, बुलंदशहर से अगर शहर से हम यहाँ आने का अगर प्रावधान देखते हैं तो क्या क्या है, किस तरीके से? सबसे पहले तो इसके रास्ते के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, गाजियाबाद से या दिल्ली से जब हम चलते हैं तो गाजियाबाद और हापुड़ होते हुए, गाजियाबाद से हापुड़ होते हुए गढ़मुक्तेश्वर आएंगे। गढ़मुक्तेश्वर चौराहा है, हाँ। वहाँ से लगभग 17 किलोमीटर नहर का पुल है। हाँ। नहर का पुल है, उसके बाद 1.5 किलोमीटर गांव सराय है, सराय लोंगा इसे कहते हैं। हाँ। हाँ। ये शाना तहसील में ही आता है और इसकी हमारे शाने की जो है 8वीं पट्टी से कहा जाता है। गांव सराय है और ये जो है 1.5 किलोमीटर के अंदर की साइड में है, तो यहाँ पर है। आप खुद यहाँ, आपका पैतृक गांव है, आप खुद यहाँ पैदा हुए हैं। जिस तरीके से बहुजन क्रांति स्तंभ के नीचे आज हम खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बहुजन क्रांति स्तंभ के बारे में? देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, मूवमेंट हुआ था, जो हमारे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को एक जजमेंट के द्वारा उसे डाइल्यूट कर दिया गया। हाँ। तो उसके विरोध में ये जो है भारत के, हालांकि वो कोई ये स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, स्वतःस्फूर्त जो है प्रदर्शन था, तो इसमें कोई लीडर नहीं था। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सामाजिक संगठन के नाम से कोई लीडरशिप इसमें नहीं थी। स्वतःस्फूर्त आंदोलन था। SC/ST को जो डायल्यूशन किया गया था उसे पुनः बहाली के लिए। तो उसी संदर्भ में यहाँ 13 बच्चों की, जो 13 पूरे भारतवर्ष में यह आंदोलन हुआ था, जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था और इसमें जो है सरकार की गोली से या पुलिस वालों की उससे जो है इसमें लगभग 13 बच्चों की यहाँ पे जान गई थी। वो एक तरह से उस आंदोलन में वो शहीद हुए थे अपने अधिकारों के, अब विरोध प्रदर्शन के द्वारा अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। अधिकार मतलब SC/ST के जो अधिकार 1980 SC/ST एक्ट 1989 को जो दिए गए थे, उनको जो है डाइल्यूट कर दिया गया था। उन अधिकारों की बहाली के लिए ये पूरे भारत में एक था, जिसके अंतर्राष्ट्रीय छवि पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसकी बहुत बड़ी वो जो है एक समाचार इसमें बना था। और उसके बाद गवर्नमेंट इसमें एक्शन में आई थी और गवर्नमेंट के एक्शन आने के बाद में फिर आपको जैसा ही पता होगा, पार्लियामेंट में पुनः विधेयक पास कर दिया गया बिल। और फिर जो है SC/ST के जो अधिकारों को फिर उसका 2018 में ही जब ये आंदोलन 2 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद 13 बच्चे शहीद हुए थे। तो SC/ST एक्ट जो है, जो कि 1989 था, उसको बहाल करने के लिए ये जो है 2018 में पुनः एक एक्ट पास किया गया था, जिसे संशोधित एक्ट कहते थे, संशोधित किए गए, जिसमें पुनः बहाली SC/ST एक्ट की गई थी। तो उसी संदर्भ में यहाँ के लोगों ने विशेष रूप से जो डॉक्टर देवी सिंह अशोक हैं, जो रिटायर्ड DIG हैं, IG हैं IPS के, उनके बेटे डॉक्टर BP अशोक, जो कि IPS हैं और उस समय सेवा में थे, अभी भी सेवा में हैं। तो उन्होंने जो है उसमें इससे जो आंदोलन हुआ था उससे एक तरह से प्रभावित होकर, या आप ये देखिए उद्वेलित होकर, उन्होंने जो है ये राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है टेंडर किया था कि भाई, और उसमें कई, जैसे कि आप बहुजन क्रांति में आप देख भी सकते हैं कि उनको डिमांड्स की थी कि इस आधार पे मैं अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर रहा हूँ। तो यहाँ जो है उसी उसमें जो है, हालांकि कई जगह इसको प्रयास है, कई जगह इसका प्रयास किया गया कि जगह उन्होंने देखी भी कई जगह, लेकिन अंततः ये फैसला हुआ कि चूंकि जूनियर हाई स्कूल, डॉक्टर अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल भी यहाँ पर चलता था, वो किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, उन्हें उसे जो है चलाने का प्रयास किया गया। तो यही जो है इसका बहुजन क्रांति स्तंभ का चयन किया गया। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुजन क्रांति स्तंभ की स्थापना यहाँ पर हुई, और ये बहुजन क्रांति स्तंभ बनकर तैयार है। तो इसकी चर्चा, जैसे कि आपको पता है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में, और बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हो रही है। और काफी दूर दूर से, जैसे कि आप भी गाजियाबाद से आए हैं, कई लोग, डॉक्टर रामू सिद्धार्थ जो फॉरवर्ड प्रेस के जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं बहुत बड़े, तो काफ़ी किताबें लिखते हैं, वो भी इसे देखने की उनकी इच्छा थी। आप स्वयं की देखने की इच्छा थी, हमारे और भी कई साथी वीर सिंह जी हैं, उन्हें भी देखने की इच्छा थी। और आज संयोग से यहाँ जो है 5 दिसंबर, जैसे कि आपको पता है, शिक्षक दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो ये बहुजन क्रांति इसी परिसर में मनाया जा रहा है। तो इसमें जो है एक तरह से 2 काम इसमें हो जाएंगे। आप लोग, हम सब लोग इसे देख भी लेंगे, आप सब लोग इसके बारे में जान लेंगे, और साथ ही साथ जो है अभी कुछ समय के बाद में ये उसको शिक्षक दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसी संदर्भ में जो है ये काम हो रहा है।
इसके अलावा अगर आप इस गांव से खुद जो है रहे हैं, आपका लगाव रहा है और तमाम इस गांव ने बहुत सारे इस देश को IAS PCS अधिकारी भी दिए हैं, इसके अलावा बैंकिंग रेलवे के अधिकारी दिए हैं, क्या ख्याति रही इस गांव की सबसे बड़ी? वैसे तो हमारा गांव जो है ये सराय पूरे क्षेत्र में आप देखिए कि बहुत सबसे शांति प्रिय गाँव है। हाँ। इसका इतिहास यदि देखेंगे, इसका इतिहास देखेंगे, शायद जो इसके जो बहुजन क्रांति स्तंभ के जो वो है, जो निर्माण समिति है, उसके अध्यक्ष हैं और रूपराम जी, उन्होंने इस गांव का इतिहास लिखा है, पुराने लोगों के बारे में बात की है। और हमारे गांव के बहुत बड़े पत्रकार जो कि ब्यूरो चीफ रहे हैं वहाँ के फरीदाबाद के, बहुत बड़े पत्रकार हैं, देश रोजाना के नाम से जो है उनका चैनल चलता है, श्री जगन्नाथ गौतम जी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं हरियाणा के। तो उन्होंने किताब निकाली थी यहाँ पे, उसके बारे में बात की थी। तो उसी संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ हमारा गांव जो है बहुत ही शांति प्रिय गांव रहा है, बल्कि एक तरह से एक एग्जाम्पल दिया जाता है इस गांव का। जब से फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस विलेज कभी भी किसी दुश्मनी में यहाँ कोई मर्डर नहीं हुआ कोई, जबकि हर गाँव में किसी न किसी वजह से जो है दुश्मनी होती है और एक जो इस तरह से मर्डर वगैरह वहाँ एक श्रृंखला बन जाती है। लेकिन हमारा गांव शांतिपूर्ण गाँव। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं बौद्धिस्ट विचारधारा की, डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा की, तो जैसा कि आपसे बात भी हो रही थी रूपराम जी की और सारे लोगों से बात भी हो रही थी कि जय भीम हम लोगों ने तब सीखा था जब हम 4, 5, 8 साल के थे, क्योंकि डॉक्टर देवी सिंह अशोक बहुत मिशनरी व्यक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत बहादुर व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने जो एक तरह से जय भीम मिशन मानिए, उन्होंने जय भीम और बौद्ध धर्म का प्रचार उन्होंने उस समय किया था जब यहाँ कोई जानता भी नहीं था। जैसे BPR डॉक्टर इन्होंने जो है अपना BP मौर्य साहब ने नॉर्दर्न इंडिया में जब इनको कोई जानता नहीं था डॉक्टर अम्बेडकर को, इसी तरह से इस क्षेत्र में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस सेवा में रहते हुए भी उन्होंने इसका एक तरह से इस क्रांति का मतलब इसकी आपका जो है बौद्ध धर्म की डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा का प्रचार और प्रसार किया था सेवा में रहते हुए। यदि भी सेवा में रहते कई बार उनके उसमें जो है सर्विस उसमें लिखा भी गया था, लेकिन उससे भी बेखबर हो गया, उन्होंने ये सबका बहादुरी के साथ इसका किया था। तो इसलिए गांव की इस पहचान जो है इस रूप में की जाती है कि यहाँ जो है इस विचारधारा का जन्म हुआ था। उसी में आपके यहाँ भी कई सारे IPS हुए, यहाँ पे सरकारी सेवा में यहाँ हुए, पुलिस सर्विस में गए, बैंकिंग सेवा में भारतीय स्टेट बैंक में भी गए, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे बने, यहाँ की प्रेरणा लेकर जो है कई मजिस्ट्रेट बने, कई प्रोफेसर्स यहाँ से प्रेरणा डॉक्टर देवी सिंह अशोक जी से प्रेरणा लेकर बने। तो उनका योगदान जो है मैं उनके जो है, चूँकि वो मेरे चाचा भी लगते हैं भी, तो मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। यदि इसे देखने शायद वो आ नहीं पाए हैं तो उनकी ही ये जो है एक तरह से उन्होंने ही इसका आह्वान किया था। और ये गांव भी जो है उन्हीं के नाम से जो है जब भी कोई बात होती है उनका नाम से ही जाना जाता है। तो हम इसका जो ज़्यादातर श्रेय जाता है, हालांकि बाद में गाड़ी पीढ़ी ने भी उसका वो किया है, उनके बेटे ने भी डॉक्टर BP अशोक ने भी इसका किया है, लेकिन मुख्य रूप से ये श्रेय जो है ज़्यादातर यदि हम कहें तो उन्हीं को जाता है। अच्छा सिद्धार्थ जी हमारे बीच हैं और देखे जाए दिल्ली से चल के आज जो है यहाँ सियाना बुलंदशहर में उपस्थित हुए, बहुजन क्रांति स्तंभ के नीचे खड़े हुए हैं। एक ऐसा क्रांति स्तंभ जहाँ जो है 13 युवाओं की यहाँ प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को शहीद हुए थे। एक क्रांतिकारी योद्धा के रूप में आज वो पूरी दुनिया के अंदर जाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ आने के बाद में ये जानना चाहूँगा, ऐसे शहीद बच्चों के लिए आपने यहाँ श्रद्धासुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन तीनों नौजवानों के प्रति मेरे मन में जो सम्मान रहा है, जो भाव रहा है, असल में आप जानते हैं कि एक देश का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, लेकिन दलितों का स्वतंत्रता आंदोलन 1947 में पूरा हुआ नहीं। वो स्वतंत्रता आंदोलन आज भी चल रहा है। तो 2 अप्रैल 2018 जो था उसी स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष की एक बड़ी कड़ी है। और हिंदी पट्टी में मेरी जानकारी में स्वतः स्फूर्त तरीके से कम 11 राज्यों में इतनी बड़ी संख्या में दलित समाज, मूलतः दलित समाज, बहुजन समाज कभी सड़कों पर नहीं उतरा। तो इस मामले में जब आगे इतिहास लिखा जाएगा तो ये जो 2 अप्रैल 2018 होगा इतिहास की एक बड़ी घटना बन और इस बड़ी घटना के ये जो बड़े आप नायक आप सबको दिख रहे हैं, ये 13 जो नौजवान होंगे इतिहास के बड़े नायक बने जा रहे हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि उधम सिंह का नाम याद करते हैं, कभी हम भगत सिंह का नाम याद करते हैं, लेकिन भगत सिंह अपने समय में ही नहीं इतने याद करते।
आज की तारीख में भले ही लोगों को लगता हो कि ये कोई छोटी घटना है या 13 शहीद कोई सामान्य शहीद है, हाँ। लेकिन ये जो 13 शहीद हैं, जब भारत का आगे इतिहास लिखा जाएगा तो उन महान शहीदों के नाम में आएंगे और एक एक शहीदों पर शोध होगा, रिसर्च होगा, किताबें लिखी जाएंगी। और इस मामले में ये जगह मुझे बहुत आकर्षित करती रही कि स्वयं मेरे मन में था कि कभी इनके ऊपर एक मुकम्मल किताब लिखूं। हाँ। मतलब इनका इतिहास दर्ज होना चाहिए। जी। जो दलितों के संघर्षों का इतिहास, मेहनतकशों के संघर्षों का इतिहास बहुत कम दर्ज होता है। बार बार हम कहते हैं कि हमारा ये इतिहास नहीं दर्ज है। हाँ। वो इतिहास दर्ज होना चाहिए। मैं इस जगह की महत्ता इस रूप में मानता हूँ कि एक काम तो हो गया कि ये स्तंभ बन गया, और जिस चीज को 1818 में जिस भीमा कोरेगांव की आप चर्चा कर रहे थे, तो ये युद्ध होता है 1818 में। हाँ। लेकिन उसको इतिहास में जगह मिलती है 1927 में जाकर। जी। यानी करीब करीब बाबा साहब आप समझिए कि 110 बरस माने 103 बरस तो आप ही कह ही सकते हैं कि उन महान योद्धाओं को 103 बरस बाद जाकर के वो स्थान मिला जो इतिहास में मिलना चाहिए। हाँ। और आज की तारीख में हम वहाँ भीमा कोरेगांव जाते हैं और इतिहास आप ये देखिएगा, हो सकते हम लोगों के जीते जी, नहीं तो ये 100 बरस बाद, 50 वर्ष बाद, अब थोड़ा जल्दी 30-40 बरस बाद ही ये जो 13 नौजवान और ये 13 जो शहीद हैं, जो आज सामान्य सा दिख रहा है, हमको भी सामान्य सा बहुतों को लग रहा होगा, लेकिन अगर ये इतिहास के महानायक के रूप में दर्ज होंगे, और संभव है कि हमारे आपके जीते जी ही, हमारे आपके आंख के सामने ही अगर इतिहास पलटा खाएगा और इतिहास के महान शहीद दर्ज, तो यहाँ आने की मेरी बड़ी इच्छा थी और आज मैं यहाँ आ गया। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक स्वप्न जो है वो पूरा हुआ और इन शहीदों को नमन किया, और जिन साथियों के अशोक जी, वीर सिंह और जिन लोगों ने इसे बनाया, उनके प्रति भी मेरे मन में बहुत कृतज्ञता का भाव है, सम्मान का। सिद्धार्थ जी, एक तरफ आपने कहा कि ये शहीद हैं और दूसरी तरफ आपने कहा कि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, आपने कहा कि मैं एक किताब भी इन पे लिखना चाहता हूं, लेकिन जब आप इनके ऊपर कुछ लिखना चाहेंगे, इस किताब को रिलीज करना चाहेंगे, लेकिन देश के अंदर जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं वो उनको कहीं ना कहीं आतंकवादी के रूप में घोषित करते हैं। एक तरफ सावरकर जो खुद एक माफी वीर है, उसको जो है वीर सावरकर कहते हैं, तो कैसे आप डिफाइन कर पाएंगे? देखिए, इतिहास में हमारे जितने भी हमारे संघर्षों का इतिहास है, जो भी हमारे नायक हुए हैं, तो कभी उनको असुर कहा गया, कभी उनको राक्षस कहा गया, कभी उनको नक्सली कह दिया जाता है, कभी माओवादी कह दिया जाता है। तो जो हमारे शहीदों को अलग अलग नाम दे करके बदनाम करने की कोई ये परंपरा कोई नई नहीं, ये भी बहुत परंपरा पुरानी है। और जिनके हाथों ये शहीद हुए हैं, इस समय वही लोग सत्ता में। आप अब कल्पना कीजिए, जिन्होंने इनको शहीद बनाया और जिनके खिलाफ संघर्ष इन्होंने किया, वही लोग पूरी ताकत के साथ सत्ता में हैं। जी। तो अगर ये शहीद उभर के आएंगे तो उनके सत्ता के लिए चुनौती है, उनकी व्यवस्था के लिए चुनौती। इसको ये मत समझिए 2 अप्रैल 2018 का मतलब केवल ST एक्ट नहीं। मैं आपसे एक बार और कह चुका हूँ कि मेरी जानकारी में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन हिंदी पट्टी में 11 राज्यों में लाखों नौजवान सड़कों पर उतर आए हों, उसको SC/ST एक्ट का वो गुस्सा था, लेकिन जो सारा संचित गुस्सा था उनके दिलों में विभिन्न अन्य बातों को लेकर के, वो भी निकल करके सामने आया था। और किताब मैं वास्तव में तो मैं किताब इसलिए भी लिखना चाहता था, और लिखी जानी ही चाहिए, किसी को भी लिखना चाहिए या दर्ज होना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे इतिहास पर धूल पड़ती जाती है, पढ़ते जब समय बीतता जाता है तो परतें पड़ती जाती हैं। आज इनके माँ बाप भी हैं, परिवार भी है, इनसे जुड़ी हुई यादें भी हैं। आज दर्ज किया जाए तो वो इतिहास ज़्यादा मुकम्मल तरीके से दर्ज किया जा सकता है। कल हमारे पूर्वजों का इतिहास दर्ज नहीं हुआ, दलितों का, बहुजनों का, तो इसलिए कि दर्ज करने वाले लोग नहीं थे। आज तो लाखों की संख्या में आप जैसे उनके जैसे जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, टीवी बनाने वाले हैं, सिनेमा बनाने वाले हैं, किताब लिखने वाले हैं, स्तंभ बनाने वाले हैं। तो जो हमारे शहीदों को 100 वर्ष इंतजार करना पड़ता था, कुछ शहीदों को तो 500 वर्ष इंतजार करना पड़ा है। एक आध शहीद तो ऐसे हुए हैं जिनको 1000 वर्ष इंतजार करना पड़ा है। वो अब अगर 30 साल में, 20 साल में, मान लीजिए यही जो स्तंभ बना है तो 18 में घटना हुई, हम 24 में है, यानी 6 साल के अंदर ये स्तंभ बन गया ना। भीमा कोरेगांव स्तंभ बनने में तो 110 वर्ष लग गए। तो वो स्तंभ मैंने अपना महत्ता प्राप्त। अच्छा, उस स्तंभ की और इस स्तंभ की अगर महानता की बात की जाए, क्या इसको भी उसी तरीके से लोग नमन करने आएंगे आने वाले टाइम में?
निश्चित तौर पर आएंगे। जो घटना अपने समय में घटती है, आप ये जान लीजिए कि जब महार योद्धाओं ने पेशवाई को हराया था, उस समय वो बड़ी घटना नहीं मानी गई। आप पूरा 100 साल का इतिहास देख लीजिए, किसी सुमित सरकार ने, किसी अयोध्या सिंह ने, किसी बिपिन चंद्रा ने, भारत के किसी आधुनिक इतिहासकार ने उसको दर्ज नहीं किया है, कहीं भी नहीं दर्ज किया। फुटनोट में भी वो दर्ज नहीं था, जो मैंने उसको फुटनोट में भी जगह नहीं मिली थी, और वो इतिहास की इतनी बड़ी शक्ति बन गई। तो ये चीज भी उतनी ही बड़ी शक्ति बनेगी, क्योंकि ये जो मनुवादी राज्य 2014 में एक नया बना, मनुवादी राज को जो 4 साल बाद सबसे बड़ा चैलेंज दिया गया था, वो 2018 में दिया गया था। और मनुवाद के विजय और उसके खिलाफ युद्धों का जब इतिहास लिखा जाएगा तो 4 साल बाद ही इतनी बड़ी चुनौती दी गई। इसके अलावा अगर मैसेज की बात की जाए, शॉर्ट मैसेज बिल्कुल एकदम इस स्तंभ के लिए। शॉर्ट मैसेज में तो मैं ये कहूँगा कि इन नौजवानों को याद करना, इनके इतिहास को दर्ज करना, और संभव हो तो इनसे जुड़े हुए जो माँ बाप भाई बंधु हैं, एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जरूरी समाज के लिए है उनका व्यक्तिगत ख्याल भी रखना, क्योंकि हमारे शहीदों के वो परिवार के हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के हैं। वरिष्ठ समाज सेवी वीर सिंह जी हमारे बीच हैं। देखा जाए बहुजन क्रांति स्तंभ पे इस समय मौजूद हैं और दिल्ली से चल के आए हैं, और आज देखा जाए तो आपने उन सभी शहीदों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को जो है अपनी आहुति SC/ST एक्ट को खत्म कराने के लिए दी। क्या कहेंगे इनके विषय में? देखिए, हमारे जो ये शहीद हैं, सर्वप्रथम मैं इन्हें नमन करता हूं। और 2 अप्रैल 18 में जो कुछ हुआ वो इस देश में महज एक घटना के रूप में ले लिया गया। जबकि 2 अप्रैल में जिस चीज का प्रदर्शन किया गया था वो बहुत लंबे समय से जो एक उबाल था समाज में, जो एक अन्याय के खिलाफ जो उनके अंदर एक भावना थी, ये इसका प्रदर्शन था जी। और ये किसी नेता की देखरेख में नहीं हुआ, लेकिन समाज में जो एक उत्तेजना थी, जो व्यवस्था के खिलाफ एक फीलिंग थी, उसका ये प्रदर्शन था। और हमारे जो ये 13 शहीद हुए, आप ये समझिए कि इतिहास लिखा जाएगा, इनकी जो कुर्बानी है उसको समाज उसका ऋणी रहेगा हमेशा। और हमारा जो दलित समाज है, बहुजन समाज ने इस 2 अप्रैल 18 को एक मैसेज दिया कि व्यवस्था कितनी ही ताकतवर हो, यदि वो अन्याय करती है तो उस अन्याय का जवाब देने की कुवत इनके अंदर भी है, चाहे किसी भी कुर्बानी तक हमें जाना पड़े, हम उसका जो जवाब देंगे। और ये जो 2 अप्रैल को हुआ, ये उसका वो जवाब था। क्या लगता है सिंह साहब, 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार जो है SC/ST के लोगों का करंट चेक करने की कोशिश करती है, नए प्रपंडे आजमा के, चाहे वो एक्ट की बात हो, आरक्षण की बात हो या बैकलॉग की बात हो, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं हमको जो है चेक किया जा रहा है सरकार के माध्यम से? केवल 2014 से नहीं, अगर आप भारतीय समाज के इतिहास को देखें, तो जो अत्याचारी समाज होता है, जो अत्याचारी ग्रुप होता है, वो हमेशा ही ये छोटे छोटे अन्याय करके, अत्याचार करके ये चेक किया करता है कि उसके बदले में उधर से रिप्लाई क्या मिलती है। और जो लोग जो ग्रुप हैं, जो समाज है जिसके साथ अत्याचार और अन्याय होता है, वो जो रिपल्ट करता है, जो उसके खिलाफ जो एक एक्शन करता है, ये उसका रिप्लाई होता है। तो ये एक बैलेंस बनता रहता है। 2014 के बाद से समाज ने, व्यवस्था ने, जो सत्ता में है, उन लोगों ने क्रश करने की बहुत कोशिश की है। और चाहे ये आरक्षण का मुद्दा लें, परंतु सत्ता और व्यवस्था इस बात को जानती है कि जो बहुजन समाज है उसको जवाब देने की उसके अंदर कुवत है, और किसी भी क्रांति को करने की उनके अंदर मसाल मौजूद है, वो कभी भी जल सकती है। इस बात का एहसास सत्ता को करा दिया गया है, व्यवस्था जानती है इस बात। जिस तरीके से शोषण और अत्याचार जो है SC/ST के वर्ग पे ही ज़्यादातर किया जाता है, चाहे वो OBC कम्युनिटी के लोग हों या अन्य स्वर्ण जाति के लोग हों, तो जबकि संविधान में प्रावधान दिया है कि मानव एक समान है, सबको समता समानता बंधुता न्याय का अधिकार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जातिवादी जो गुंडे हैं वो कहीं ना कहीं शोषण और अत्याचार करते हैं। तो इस विषय में भी कुछ कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था
आप देखिए कि एक बहुत बड़े वर्ग को दबाने की प्रयास है। यहाँ पर बाबा साहब के अगर आप संघर्ष को देखें तो वो समानता स्थापित करने का संघर्ष है उनका पूरा। बाबा साहब की पूरी लाइफ का जो संघर्ष है वो यहाँ पर गैर बराबरी खत्म करना है। और जो दूसरा एक अत्याचारी समाज है उसका संघर्ष यहाँ पर गैर बराबरी को स्थापित करना है। इसी बीच इसी के प्रदर्शन में बहुत सारे अत्याचार करते हैं और समाज पे जो लोग कमजोर हैं उन्हें कमजोर साबित करने के लिए इस तरह के प्रयोग समाज किया करता है। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। लेकिन आज बहुजन समाज इतना जागरूक है कि वो इस बात को पहले ही भांप जाता है कि इनके प्रयास क्या है, और चाहे वो वोट के माध्यम से चाहे सामाजिक जवाब के माध्यम से वो कुवत रखता है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा।